हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो डिस्कशन चल रहा है वो एम लक्ष्मीकांत का जो थर्ड पार्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका अभी हम लास्ट चैप्टर 29 चैप्टर डिस्कस करें, जो कि हमारा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे हम जनहित याचिका कहते हैं। आज हमारा लेक्चर 2 रहने वाला है। ऑलरेडी लेक्चर 1 हमने डिस्कस कर लिया है। तो देखिए, लेक्चर 1 में जो हमने डिस्कस किया था, हमने समझा था कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किसे कहते हैं, जन यानी कि बात कर सकते हैं जनहित याचिका क्या है। फिर हमने बात किया था किस किस मैटर में यह बात करता है, ऐसा कौन कौन सा मैटर है जो पीआईएल यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस के अंडर में आता है, जिस पे डिस्कस किए जा सकते हैं या विचार किया जा सकता है, इसको डिस्कस किया था। फिर हमने उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस है वो कहाँ से, तो यूएसए के यानी कि यूएसए के अंदर से हमने देखा था। और बाकी जो जैसे हमारी कंट्री में जो जस्टिस थी कृष्णा अय्यर 1976 के द्वारा जो मुंबई कामकर सभा वर्सेस अब्दुल ताई है, तो उस केस में हमें क्या है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस के कॉन्सेप्ट देखने को मिला था, यानी कि उसकी जो नींव रखी गई थी वो 1976 में रखी गई थी हमारी कंट्री के अंदर। फिर हमने जो पहला रिपोर्ट पे देखा था वो 1979 में देखा था, जिसमें कि अगर हम बात करें तो हुसैन नारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस था 1979 में। और फिर हमने देखा था कि जो न्यू एरा चला था पीआईएल का, उसके बारे में। ये सारी चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। फिर हमने कुछ एग्जांपल भी देखे थे, जैसे एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस देखा था। फिर हमने विशाखा वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान का केस भी देखा था। फिर हमने फर्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था वो किया था पब्लिक इंटरेस्ट जो लिटिगेशन हमारी कंट्री के अंदर, उसको डिस्कस किया था। क्या ऑब्जेक्टिव थे यानी कि मेन उद्देश्य क्या था, उसके बारे में डिस्कस किया था। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हम दायर कर सकते हैं। आज हम देखेंगे क्या लिमिटेशंस हमें देखने को मिलता है जनहित याचिका का यानी कि पीआईएल का। फिर बात करते हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसके वजह से हमारी कंट्री में पीआईएल को एक ग्रोथ मिलता है। फिर बात करेंगे कि किस तरीके से जो पीआईएल है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस एक्ट है के तहत मुकदमा या किस पे चलाया जा सकता है। फिर इसके सिग्निफिकेंस के बारे में हम बात करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के जो टॉपिक्स है हमारा। वो सबसे पहले जो हमारा है कि क्या लिमिटेशंस हमें देखने को मिले। देखिए, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि जो पीआईएल है वो क्या है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए क्या होना चाहिए, यानी कि जो पीआईएल दर्ज किया जा रहा है वो मेनली पब्लिक के इंटरेस्ट में होना चाहिए। जैसे कि आप बात कर सकते हो लिटिगेशंस ऑन द रोड सेफ्टी, या जो भी कैदी हैं उनके अधिकार की बात रखी गई थी, एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग में बात रखी गई थी। तो कुछ ही चीजों में क्या है हम पीआईएल दर्ज कर सकते हैं, हर एक चीज पे पीआईएल दर्ज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम पीआईएल की बात करते हैं उसके अंदर में क्या क्या देखने को मिलता है, जैसे कि हम बात करते हैं जब किसी भी वोमेन यानी कि जो ह्यूमन राइट है, जैसे कि जो गरीब लोग हैं उनके राइट्स की वॉयलेंसेस होता है, यानी कि अधिकार का वायलेंस किया जाता है। जैसे कि आप बात कर सकते हो लिटिगेशंस फॉर प्रोटेक्शन फंडामेंटल राइट, या मेनली जो आर्टिकल 21 के अंदर में आता है, तो उन्हीं के बेसिस पे क्या है पीआईएल दर्ज देखने को मिलता है, यानी कि तभी पीआईएल दर्ज किए जा सकते हैं। या बात कर सकते हो कि जो भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी मेकिंग है या उसको पे कॉन्टेक्ट या कंडक्ट किया जा सकता है, कॉन्टेक्ट एंड कंडक्ट ऑफ दी जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी है। या लेबर एक्सप्लॉयटेशन इशू है, यानी कि जो लेबर्स के साथ उनके साथ जो उनका शोषण किया जाता है। या हम बात करते हैं जो वुमेन्स की जो राइट्स हैं उसके रिगार्डिंग में। या फिर आप बात कर सकते हो जो भी कास्ट एंड रिलीजन इशू है उसके बेस पे भी क्या है एक पीआईएल दर्ज किए जा सकता है, उस पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है। या आप बात करते हो जो भी गवर्नेंस इशू है वर्किंग ऑफ द जो पब्लिक बॉडीज है, जैसे कि जो लोकल गवर्नमेंट हो गया या स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट हो गया। फिर बात करते हैं जो इन्वायरमेंटल इशू है, या बात करते हैं जो भी कल्चर एंड हेरिटेज के रिगार्डिंग में कोई भी अगर इशू है तो उसके बेसिस पे क्या है पीआईएल दर्ज किया जा सकता है। या जो भी अदर ऐसे कोई भी अदर मैटर जो पब्लिक के लिए क्या हो इंपॉर्टेंस हो। तो इन शॉर्ट ये समझिए कि जो पीआईएल है उसकी जो लिमिटेशन है वो किसके लिए, कि कहीं ना कहीं बस जो आप पीआईएल दर्ज कर रहे हो वो कहीं ना कहीं क्या है किसी एक कम्युनिटी के लिए क्या हो हेल्पफुल होना चाहिए, यानी कि उनके काम में आना चाहिए, ताकि उन्हें जो भी उनके साथ शोषण हो रहे हैं या जो उनके राइट्स का वायलेशंस किया जा रहा है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, यानी कि पब्लिक के इंटरेस्ट को जस्टिस दिलाना। यानी कि ऐसे पब्लिक को जो जस्टिस तक नहीं आ पाते हैं या जिनको न्याय नहीं मिल पाता है तो उनको न्याय दिलाना क्या होता है पीआईएल
तब यानी कि पीआईएल दर्ज करने का मतलब है कि आप उनको क्या कर रहे हो, एक जस्टिस दिला रहे हो। तो इन सब केसेस पे क्या है, हम पीआईएल दर्ज कर सकते हैं। एक लिमिटेशंस हमें देखने को मिलता है कहीं ना कहीं इन्हीं बेसिस पे। अब देखिए यहाँ पे आपको हिंदी में मिल जाएगा। फिर बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, या ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं कि पीआईएल को ग्रोथ करने में। अब देखिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस का जो पार्ट 3 है वो किससे डील करता है, फंडामेंटल राइट से। और कॉन्स्टिट्यूशंस का जो पार्ट 4 है वो किससे डील करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से डील करता है। देखिए अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 तक क्या हमें एक फंडामेंटल राइट देखने को मिलता है, जिसमें क्या लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए। और वहीं पे अगर हम पार्ट 4 की बात करते हैं जिसमें डीपीएसपी की बात रखी गई है, ये सारे दोनों चैप्टर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो देखिए डीपीएसपी में क्या कहा गया है कि देखिए फंडामेंटल क्या है, एक जस्टिसेबल है, यानी कि यदि फंडामेंटल का वायलेंस होता है तो हम उसके लिए कोर्ट तो जा सकते हैं, यानी कि कोर्ट जा सकते हैं। बट जो हमारा डीपीएसपी है वो इनजस्टिसेबल है। यदि डीपीएसपी इंप्लीमेंट नहीं होता तो उसके लिए हम उसे किसी भी कोर्ट पे चैलेंज नहीं कर सकते। तो देखिए या गवर्नमेंट के द्वारा या किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशंस होता है, या डीपीएसपी के तहत कुछ ऐसे लॉ बनाए जाते हैं या एक्ट लाए जाते हैं जिससे कि क्या है, कहीं ना कहीं पब्लिक के एक कम्युनिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा, तो उसके तहत भी क्या है पीआईएल दर्ज किया जा सकता है। तो इस तरीके से क्या कहीं ना कहीं हमें एक ग्रोथ देखने को मिलता है। फिर वहीं पे बात करते हैं जैसे कि बॉन्डेड लेबर हो गया, या जो मिनिमम वेजेस हो गया जिसमें मिनिमम वेजेस लेबर को नहीं दिए जाते हैं, या फिर हम बात करते हैं लैंड सेलिंग की हो गया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस के रिगार्डिंग में हो गया, या कोई भी अदर इशू है जो पब्लिक इंटरेस्ट में है। जैसे कि फिर बात करते हैं जो भी गरीब जो लोग हैं उनके राइट के प्रोटेक्शंस के लिए, तो इन केसेस में क्या है कि पीआईएल दर्ज किया जा सकता है। तो जब इन केसेस की बात करते हैं, यदि ऐसी कोई इशू निकल करके आती है तो इससे कहीं ना कहीं क्या है एक पीआईएल को ग्रोथ मिलता है। फिर जैसे कि बात करते हैं यस जज के द्वारा या कोर्ट के द्वारा क्या सू मोटो एक्शंस लिया जाता है। देखिए सू मोटो एक्शंस का मतलब ये होता है कि जब जुडिशरी किसी कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ के या किसी लेटर्स को पढ़ के, या बात करते जो भी अकॉर्डिंग टू लिबरल इंटरप्रिटेशन है उसके बेसिस पे क्या जब खुद से एक्शन में आ जाती है तब उसे हम कहते हैं स्यू मोटो। तो उसके बेसिस पे भी क्या एक पीआईएल को एक ग्रोथ देखने को मिलता है, यानी कि ये भी कंट्रीब्यूट करता है पीआईएल के विकास के लिए। या बात करते हैं जो हमारी कंट्री के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है जो कि हमारे डीपीएसपी के रिगार्डिंग में, वो हमारा क्या है नॉन लीगली इन्फोर्सेबल, यानी कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इसे कोर्ट में चैलेंज नहीं दे सकते, बट फंडामेंटल राइट को दे सकते हैं। यदि हमारे फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है तो हम किसी भी कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हमारा हाई कोर्ट हो, उसमें हम अपील कर सकते हैं, जो कि अंडर आता हो किसके, राइट टू लाइफ के अंदर में आता हो। तो इस वजह से भी क्या है एक कंट्रीब्यूट देखने को मिलता है ग्रोथ ऑफ पीआईएल। या आप बात कर सकते हो जो भी इंफॉर्मेशन है, यानी कि बात करते हो जो भी पीआईएल दर्ज किए जा रहे हो कोर्ट के अंदर, तो वो पब्लिकली क्या होना चाहिए, जैसे कि जो सोशल और इकोनॉमिक सोशल पुअर पीपल जो कि जस्टिस तक नहीं आ पाते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं क्या है जस्टिस दिलाना, यानी कि उन तक जस्टिस को पहुंचाना के रूप में भी क्या है पीआईएल को, यानी कि जो देखिए जो मेनली पीआईएल का जो मकसद होता है ना, उन लोगों को जस्टिस दिलाना है जो कोर्ट के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाते, यानी कि वो जस्टिस जिनके तक नहीं पहुंच पाती। फिर चाहे उनके अधिकार के वॉयलेंस की बात हो, या हमारे इन्वायरमेंटल का इशू हो, या बात करते हैं बॉन्डेड लेबर की बात हो, या राइट की बात हो रही हो, तो इसमें जो भी एविडेंस रखे जाते हैं तो ऐसे एविडेंस होने चाहिए कि जिसको वो क्या कर सके कि हाँ कोर्ट ये जस्टिफाई कर ले कि जो इन्फॉर्मेशन दिए जा रहे हैं, जो भी पिटिशंस दिए जा रहे हैं, यानी कि जो भी याचिकाएं कोर्ट के पास आ रही है वो कहीं ना कहीं क्या है पीआईएल के अंडर में है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा कि पीआईएल की वृद्धि में जो योगदान देने वाले कारक है कौन कौन से। यहाँ पे आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा कि देखिए जो न्यायालयों को ने जनहित याचिका के मामले में ये तथ्य जारी रखी है कि उन्हें या जो भी पीठ के समक्ष, यानी कि जो भी कोर्ट के सामने जो रखा जाए, किसके लिए रखा जाए, आयोग क्यों, यानी कि आयोग बनाया जाए, ये जो भी याचिका करता है जिसके द्वारा पिटिशंस दिए गए हैं, सभी जो एविडेंस है, जो प्रूफ है, विटनेस है, उसको क्या करे वो कोर्ट के सामने रखे, जिससे कि क्या है, क्योंकि जो भी सामाजिक या आर्थिक रूप से जो पुअर पीपल है उन तक भी क्या है
जस्टिस को पहुंचाया जा सके। अब देखिए अगला जो टॉपिक है वो है कि याचिका यानी कि जो हमारा पीआईएल है वो किस किस के ऊपर ये मुकदमा चलाया जा सकता है। देखिए सबसे पहले अगर हम पीआईएल की बात करते हैं तो वो स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, म्युनिसिपल अथॉरिटीज या के ऊपर क्या है पीआईएल दर्ज किया जा सकता है। बट एक चीज याद रखिएगा, किसी भी प्राइवेट पार्टी के ऊपर पीआईएल दर्ज नहीं किया जा सकता है। फिर बात करते हैं जो भी अंडर आर्टिकल 12 के अंदर क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो आर्टिकल 12 है उसमें स्टेट की डिफिनेशंस दी गई है। तो इसमें कहा गया है कि इसमें जो इंक्लूडेड है, आर्टिकल 12 की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट, द स्टेट लेजिस्लेचर, हर एक स्टेट का, लोकल और अदर अथॉरिटीज का मतलब है जो भी एडमिनिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट के अंदर में है वो अदर अथॉरिटीज में आ जाएगा। या लोकल की बात करते हैं जैसे कि लोकल गवर्नमेंट हो गया, या वो सारी टेरिटरी जो या तो इंडिया के, भारत के अंदर आते हो या उस पर इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, तो उन सब पे क्या है जो पीआईएल है वो उस पर मुकदमा, पीआईएल के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। बात करते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12, तो जो भी इसमें स्टेट है जैसे कि इंक्लूड बात करते हैं गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर्स, हर एक स्टेट का, या जो भी और लोकल अथॉरिटीज़ है, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ है, या टेरिटरी ऑफ इंडिया हो गया, या जो भी टेरिटरी जो कि इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता हो तो उस पे के तहत क्या है पीआईएल मुकदमा चलाया जा सकता है। फिर देखिए आज का जो इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस। तो देखिए अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं महत्व, आखिर पीआईएल का क्या महत्व देखने को मिलता है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि जो लोग कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं तो उन्हें क्या है एक जस्टिस प्रोवाइड कराना। दूसरा आपको देखने को मिलेगा लॉ और जस्टिस के बीच में क्या है बैलेंस स्टेब्लिश करना। फिर बात करते हैं कि देखिए कहीं ना कहीं क्या है जो पीआईएल है वो एक यानी कि क्रिटिकल टूल की तरह भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो समाज के अंदर जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस है, या बात करते जो प्रिविलेंस है, रूल ऑफ लॉ, कानून का जो भी कानून है उनके बीच में क्या करना, लॉ और जस्टिस के बीच में बैलेंस करने का काम है। तो उसमें वो क्या करता है एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। फिर वही पे बात करते हैं कि क्रिएट करता है एक जस्टिस, मेकिंग अ जस्टिस और मोर एक्सेबल, यानी कि जो न्याय है, जस्टिस है, उसको पुअर और जो भी मार्जिनलाइज्ड पीपल है, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि मेडिकलाइज्ड का मतलब होता है एक जगह से जो दूसरी जगह लोग विस्थापित होते हैं, तो उनके लिए क्या उनके अधिकार यानी कि उन तक जस्टिस को पहुंचा पाना, एक्सेस करवा पाना, तो उसमें भी पीआईएल काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये एक सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं एक क्रिटिकल टूल की तरह प्ले करता है ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शंस के लिए। फिर बात करते हैं वो इंश्योर करता है कि हर एक लोग तक क्या है जस्टिस, हर एक पर्सन तक क्या है जस्टिस पहुंचाई जा सके और कैपेबल किया जाता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं किसके लिए कि जो भी फाइल पिटिशंस में डाले जा रहे हैं वो अदर्स यानी कि पब्लिक के लिए क्या हो वो इंटरेस्ट में होना चाहिए, ना कि पर्टिकुलर किसी एक पर्सन्स के लिए। फिर बात करते हैं जो जुडिशियल है, यानी कि बात करते हैं जो भी कैदी हैं, या बात करते हैं प्रोटेक्शंस या राइट्स की बात करते हैं तो उसके प्रोटेक्शंस के लिए, या बात करते हैं एक क्रिटिकल रोल की तरफ प्ले करता है किसके बीच में, कंसेप्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू इनटू द प्रैक्टिस, यानी कि जो न्यायिक समीक्षा है, यानी कि जो जुडिशियल रिव्यू है कि अवधारणा को क्या है व्यवहार में लाने के लिए ये क्या एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर बात करते हैं जो पीआईएल इंट्रोडक्शन, यानी कि जो इंट्रोडक्शन है पीआईएल का, पीआईएल यानी कि जो जनहित याचिकाओं की जो शुरुआत है वो प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा में क्या है सार्वजनिक भागीदारी को सुनिश्चित करने में भी हेल्प करता है, यानी कि उसमें भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलता है पीआईएल का। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने चैप्टर 29 कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारा वीडियो अपलोड होगा नेक्स्ट जो मंडे हम डिस्कस करेंगे। कल तो आपका एमसीक्यू टेस्ट होगा, वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो कि ऑलरेडी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं। फिर बात करते हैं मंडे को हम एनसीईआरटी जो क्लास 12 तक है, 12 का हम चैप्टर 8 डिस्कस करेंगे जो कि है हमारा क्षेत्रीय अक्षांश है, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद चैप्टर 9 डिस्कस करेंगे। इस तरह तो हमारा जो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक है वो पॉलिटिकल साइंस हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे जो कि होगा हमारा 9 से लेकर के क्लास 12 तक। वीडियो को रिगार्डिंग में आपको कोई भी सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में
दे सकते हो। आज की वीडियो कंप्लीट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि एम लक्ष्मीकांत में हमने टोटल चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 29 तक कंप्लीट कर लिया है, जो कि टोटल 106 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है। फिर बात करते हैं क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 की जो फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। वो सारी वीडियो अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, और उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर अगर हम वीकेंड की बात करते हैं तो हर वीकेंड में यानी कि संडे को हम 27 ईयर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस ओल्ड क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करते हैं एज ए टेस्ट की तरीके से, जिसमें हमने हिस्ट्री में एशियंट, मिडिवल, मॉडर्न और इंडियन नेशनल मूवमेंट कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारा पॉलिटी वाला यूनिट चल रहा है। पॉलिटी में अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है वो चल रहा है पंचायत एंड पब्लिक पॉलिसी। तो पंचायत हमने कंप्लीट कर लिया, चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया, एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर पंचायत वाला कंप्लीट कर लिया। अभी बाकी अब नेक्स्ट पार्ट से कंटिन्यू करेंगे। फिर बात करते हैं कि जो कल की जो वीडियो होगी उसमें हम पब्लिक इशू के रिगार्डिंग में वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी जो पब्लिक यानी कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है उसमें पूछे जा चुके हैं। उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप प्लेलिस्ट एक्सेस करके वो सारी वीडियो देख सकते हैं। और सुबह 6 बजे जो हमारा वीक डे रहता है, यानी कि अगर हम बात करते हैं मंडे से लेकर सैटरडे तक करंट अफेयर की वीडियो अपलोड हो जाती है। यदि और अगर वीक डे में कोई हॉलीडे रहता है तो उस दिन आपको 10 बजे से 10:30 बजे से 11 बजे के बीच 11:30 बजे के बीच में क्या है करंट अफेयर की वीडियो देखने को मिलेगी। तो वीडियो के रिगार्डिंग में आपको कोई भी सजेशंस देना हो, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। और यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और यदि आपको ये नोट्स PDF के फॉर्म में चाहिए तो यदि आप टेलीग्राम चलाते हैं तो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, द ओशन ऑफ शिक्षा करके। यदि आप टेलीग्राम नहीं यूज़ करते हो तो व्हाट्सएप चैनल भी है, तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।